हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नई सीरीज़। एंड वो सीरीज़ होने वाली है जीके ऑफ इंडिया। तो इस सीरीज़ में हम जो पूरी जीके है इंडिया की, अ, उसको हम कवर करने वाले हैं। उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी विल स्टार्ट विद द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. After that, we will study about polity of India. Then we will study about economy of India. After that, we will study about culture of India. ओके, सो पूरा जो जीके है इंडिया का वो हम पढ़ने वाले हैं। एंड इस हमारी जो ये नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं हम, इसका सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी जियोग्राफी ऑफ इंडिया। एंड आज की वीडियो वन शॉट वीडियो होने वाली है ऑन जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी जियोग्राफी है उसको हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम जियोग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया में हमारा सिलेबस जो है वो क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। जियोग्राफी ऑफ इंडिया में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज़ जियोग्राफिकल सेटिंग। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं इंडिया की लोकेशन क्या है, मैप पे, ग्लोब पे जो है इंडिया की लोकेशन क्या है, लैटीट्यूड इंडिया का कितना है, लैटीट्यूडिनल एक्सटेंट कितना है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट इंडिया का कितना है, इंडिया की लोकेशन जो है वो इक्वेटर से कितना दूर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से दूर है, कितना दूर है। उसके बाद हम बात करेंगे फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में। हम बात करेंगे कि इंडिया की जो जियोग्राफ़ी है, फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी है, वो कैसी है। इंडिया में माउंटेन्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, किस टाइप के माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। प्लेन्स की बात करेंगे, प्लेट्यू की बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट ड्रेनेज में हम बात करने वाले हैं अबाउट रिवर्स, जो भी रिवर्स हैं इंडिया के मेजर रिवर्स। फॉर एग्जांपल इंडस रिवर सिस्टम की हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट गंगा रिवर सिस्टम। क्लाइमेट, इंडिया का जो वेदर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कितनी होती है, सॉइल कैसी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सॉइल की, कि इंडिया में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है। एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारी फ़िज़िकल जियोग्राफी होगी। इसके बाद जो बाकी जियोग्राफी में जो बाकी पार्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जो पॉपुलेशन जियोग्राफी है या जो इकोनॉमिक जियोग्राफी है, वो हम सेपरेटली जो है पढ़ेंगे। बट अभी हमारा जो फ़िज़िकल जियोग्राफी है ये उसका वन शॉट जो है वो होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल सेटिंग की। तो अगर हम बात करें तो ज्योग्राफिकल सेटिंग की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो क्या है, वो एक बहुत बड़ा पेनिनसुला है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है। सब कॉन्टिनेंट बेसिकली मतलब कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पार्ट है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट बेसिकली क्या है कि ये पहले से जो है एशिया का पार्ट नहीं था, ये बाद में जो है एशिया का पार्ट बना, ठीक है। गोंडवाना लैंड का जब स्प्लिटिंग हुआ उसके बाद जो है ये एशिया का पार्ट बना, ठीक है। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको उप महाद्वीप भी बोला जाता है, ये एक बहुत बड़ा पेनिनसुला है, ठीक है। अब पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक ऐसा लैंड होता है जिसके तीनों साइड से जो है पानी होता है। तो एक ऐसा लैंड फॉर्म जिसके तीन साइड से वाटर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पेनिनसुला। अब अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, अगर मैं यहाँ पे आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, इफ़ आई शो यू द मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं। बिकॉज एक साइड से भी वाटर है, एक साइड से अरेबियन सी है, दूसरे साइड से भी वाटर है, दूसरे साइड से बे ऑफ बंगाल है, एंड देन थर्ड साइड से जो है हमारा इंडियन ओशियन जो है वो आता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इंडिया के नॉर्थ में क्या आता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में आता है हिमालयन माउंटेन, ठीक है। और ये हिमालयन माउंटेन जो है इंडिया को बाकी एशिया से सेपरेट करता है, ठीक है। तो इंडिया के नॉर्थ में क्या आता है, इंडिया के नॉर्थ में है हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। इंडिया के नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन्स हैं जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत लंबी एक चेन है माउंटेन्स की। एंड ये जो माउंटेन्स हैं क्या करते हैं, इंडिया को एशिया से जो है क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया की बात करें तो इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल आता है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल जो कि एक समुंदर है जिसको बंगाल की खाई भी कहा जाता है। एंड इंडिया के वेस्ट में आता है अरेबियन सी, ठीक है।
एंड इंडिया के साउथ में आता है इंडियन ओशियन, एंड लक्षद्वीप सी जो है वो इंडिया के साउथ वेस्ट में आता है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट इट। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया के ईस्ट में आता है बे ऑफ बंगाल, ओके। इंडिया के वेस्ट में आता है अरेबियन सी टूवर्ड्स मिडिल ईस्ट, और इंडिया के साउथ में आता है इंडियन ओशियन, राइट। अब इसके बाद आगे हम कुछ और फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की लोकेशन क्या है। अगर आप ग्लोब पे इंडिया को लोकेट करने की कोशिश करो तो इंडिया की लोकेशन क्या है, तो इंडिया जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में है। अब इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंडिया जो कंट्री है वो लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो कितना है, दैट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। अब आई एम प्रिटी श्योर कि आपको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का पता होगा। तो जो हमारा ग्लोब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोब बेसिकली होता है अर्थ का मॉडल, ठीक है। अब ग्लोब जो होता है, ग्लोब के ऊपर क्या होता है कि ग्लोब के ऊपर बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, और सर्कल्स की बात करें तो बीच में जो सर्कल होता है वो सबसे बड़ा होता है, और वो सर्कल जो सबसे बड़ा होता है जो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो एकदम स्फीयर के बीच में से गुजरता है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। और इक्वेटर के नॉर्थ साइड जब हम जाते हैं तो जो सर्कल्स हैं उनका जो साइज़ है वो छोटा होता जाता है, और बिल्कुल ही सर्कल जो है वो डॉट बन जाता है नॉर्थ पोल में। सिमिलरली जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो सर्कल्स जो है वो और छोटे हो जाते हैं और डॉट बन जाते हैं। तो वैसे ही इंडिया की बात करें तो इंडिया जो इक्वेटर है, जो कि हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, उससे उसके नॉर्थ में है, और नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है वो, ठीक है। और ईस्ट और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होती है हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो सर्कल्स को बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और इंडिया कहाँ पे है, इंडिया है ईस्ट में। इसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इंडिया की लोकेशन क्या है, तो इंडिया की लोकेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और ईस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। अब अगर हम एरिया वाइज देखें तो एरिया वाइज इंडिया जो है वो दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। तो ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इंडिया का रैंक इन टर्म्स ऑफ एरिया कितना है, तो कितना रैंक है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ एरिया। इंडिया का रैंक है 6th, 6ठी सबसे बड़ी कंट्री है इंडिया वर्ल्ड की। और ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कितना है, ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सी कंट्रीज़ है जो इंडिया से बड़ी हैं, तो सबसे बड़ी कंट्री जो वर्ल्ड की है दैट इज़ रशिया। उसके बाद नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे जो लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की दैट इज़ कनाडा। उसके बाद नंबर 3 पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है। उसके बाद चाइना आता है 4 पे, 5 पे ब्राज़ील आता है, 6 पे ऑस्ट्रेलिया आता है, एंड 7 पे इंडिया आता है, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो अगर हम इंडिया की लंबाई की बात करें तो अगर हम नॉर्थ से साउथ इंडिया को मेजर करें तो नॉर्थ से साउथ इंडिया की जो लंबाई है दैट इज़ 3214 किलोमीटर्स। अगर हम इसको माइल्स में कैलकुलेट करें, माइल जो है ये भी लेंथ का एक यूनिट होता है, और एक माइल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। और ईस्ट टू वेस्ट जो लंबाई है दैट इज़ 2933 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है, लैंड फ्रंटियर का मतलब इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, ठीक है, कितनी है। इंडिया का जो बॉर्डर है कितना है, 15,200 किलोमीटर्स, 9,445 माइल्स जो है वो इंडिया के बॉर्डर की लंबाई है। तो ये इंडिया के बॉर्डर की लंबाई है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इंडिया का लैंड फ्रंटियर कितना है। और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का मतलब कि इंडिया का जो समुद्री इलाका है, इंडिया का वो एरिया जिसके चारों तरफ से समुंदर है, वो कितना है, दैट इज़ 7,516.6 किलोमीटर्स या 4,671 माइल्स। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या है, इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, 29 स्टेट्स हैं। बट ये जो डेटा है ये पुराना डेटा है। अभी की बात करें तो अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। और 28 स्टेट्स की बात करें तो 28 स्टेट्स में इंडिया की बात करें तो 28 स्टेट, जो जम्मू कश्मीर था जो कि पहले एक स्टेट हुआ करता था, उसको 2 यूटीज़ में डिवाइड किया गया था 2019 में। और 2 यूनियन टेरिटरीज़ दादरा एंड नगर हवेली और जो दमन एंड दीव है, जो कि पहले 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज़ हुआ करती थी, उनको बाद में उनको एक साथ जो है वो लाया गया था, ठीक है।
अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ इंडिया जो है वो किन कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो इंडिया जो है वो लैंड बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करती है। तो इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ और चाइना के साथ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, और बांग्लादेश एंड म्यांमार के साथ ईस्ट में। तो 6 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करती है। अगेन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कितनी कंट्रीज़ के साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। ऑल्सो इंडिया जो है वो वाटर बॉर्डर्स शेयर करता है। वाटर बॉर्डर्स का मतलब कि वो कंट्रीज़ जिन जिन जो इंडिया के साथ के पास में हैं लेकिन बीच में पानी है, जैसे श्रीलंका है, मालदीव्स हैं, इंडोनेशिया है, जिनको हम इंडिया के वाटर नेबर्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ में ये आता है पाकिस्तान, जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, पहली नेबरिंग कंट्री। ये आता है अफ़गानिस्तान, ठीक है, जिसका कुछ पार्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का जो पीओके वाला रीजन है उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये भी नॉर्थ वेस्ट में आता है। तो नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आता है। देन इंडिया के ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट वाली साइड जो है देयर इज़ नेपाल। सिमिलरली यहाँ पे लद्दाख वाली साइड जो है यू विल फाइंड चाइना, फोर्थ कंट्री। देन यहाँ पे छोटा सा कंट्री है भूटान, जो कि अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एंड देन देयर इज़ बांग्लादेश। ओके, तो ये हैं 6 कंट्रीज़ जो अपना लैंड बॉर्डर जो है वो शेयर करती हैं विद इंडिया। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ एंड अब बात करते हैं फिजिकल फीचर्स के बारे में। ओके, फिजिकल फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिजिकल फीचर्स का मतलब कि इंडिया में जो ज़मीन है वो किस टाइप की पाई जाती है। ठीक है, अब मेन जो फिज़िकल फीचर्स जो इंडिया में पाए जाते हैं उसमें आते हैं हिमालयाज़, जो कि माउंटेन्स हैं। ठीक है, और नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि एकदम आप समझ लो कि मैदानी एरियाज़ हैं। ये कुछ ऐसे लैंड फॉर्म्स हैं जो अभी बने हैं, जो रिसेंटली बने हैं। ठीक है, जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये एक अनस्टेबल जोन बनाते हैं। ठीक है, अनस्टेबल जोन बनाते हैं मतलब यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो टकराती रहती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन में आता है। और ये जो पूरा हिमालयन माउंटेन सिस्टम है ये ऐसा माउंटेन सिस्टम है जो कि बहुत यंग है। ठीक है, जो अभी रिसेंटली बना है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है इंडिया का, जो कि इंडिया के नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, इसमें आपको ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन पीक्स, फॉर एग्जांपल एवरेस्ट जो है, जो माउंट एवरेस्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली डीप वैलीज़ जो वादियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा गहरी वादियाँ हैं, और बहुत सारे रिवर्स, बहुत सारी नदियाँ हैं जिनका जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हिमालयाज़ जहाँ पे एंड करते हैं वहाँ पे फिर शुरुआत होती है प्लेन्स की, और नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स। बेसिकली ये जो नदियाँ हैं ये जब पहाड़ों से नीचे की तरफ आती हैं, फॉर एग्जांपल गंगा रिवर आता है, तो गंगा रिवर अपने किनारों पे जो है मिट्टी डिपॉजिट करती है, और उसी मिट्टी को एलुवियल सॉइल बोला जाता है, और यही एलुवियल सॉइल जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती है। उसके बाद आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू आप समझ लो कि प्लेट्यू एक ऐसा एरिया होता है जो ऊपर से फ्लैट होता है, ठीक है, टेबल की तरह होता है, ऊपर से फ्लैट होता है और साइड से जो है उसमें स्लोप्स होती हैं। ठीक है, और वो जो है वो बना हुआ है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स का, और यहाँ पे आपको कुछ छोटे मोटे पहाड़ जो है वो देखने को मिलेंगी। वादियाँ जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं। ठीक है, अब इंडिया की मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करें तो इंडिया में कौन कौन से फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, वन बाय वन हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है द हिमालयन माउंटेन्स। इंडिया के नॉर्थ में और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो है एक लंबी एक चेन माउंटेन्स की देखी जाती है, जिसको हम बोलते हैं हिमालयन माउंटेन्स। देन हमारे पास नंबर 2 पे आते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो जब जहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स एंड होते हैं, हिमालयन माउंटेन्स में से जो रिवर्स आते हैं वो रिवर्स अपने साथ जो है वो मिट्टी लाते हैं, और उस मिट्टी को जो है अपने किनारों पे डिपॉजिट करते हैं, और उस डिपॉजिशन से जो एक मैदानी एकदम फ्लैट एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके बाद जहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स एंड होते हैं वहाँ पे शुरुआत होती है प्लेट्यू की। प्लेट्यू क्या होता है कि एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जो कि जिसकी एक अनइवन स्लोप होती है, फ्लैट लैंड होता है। उसके बाद इंडियन डेजर्ट जो रेगिस्तान वाला एरिया है। देन कोस्टल प्लेन्स, ये वो प्लेन्स होते हैं, मैदानी इलाके होते हैं जो कि समुंदर के किनारे जो है वो पाए जाते हैं। एंड आइलैंड्स, जो कि जिसके चारों तरफ से जो है समुंदर ही समुंदर होता है। ठीक है, कौन कौन से आइलैंड्स पाए जाते हैं इंडिया में? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पाए जाते हैं,
ठीक है, जो पाए जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं ये आइलैंड्स पाए जाते हैं आपके अरेबियन सी में। ओके, तो ये हम मैप के थ्रू यहाँ पे शो कर सकते हैं हिमालयाज़, यहाँ पे फिजिकल डिविजन्स वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं विद हिमालयाज़। तो सबसे पहला जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का वो क्या है? दैट इज़ हिमालयाज़। हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ जो है ये इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है, ठीक है। और ये माउंटेन रेंजेस की डायरेक्शन क्या है? ये माउंटेन रेंजेस वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जो है ये माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं। और ये माउंटेन रेंजेस शुरुआत होती हैं, इनकी शुरुआत इंडस रिवर से होती है और ये एंड होती है ब्रह्मपुत्रा पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो हिमालयाज़ की शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। वेस्ट, इंडिया के वेस्ट से शुरुआत होती है और ये इंडिया के ईस्ट तक जाती है। तो हिमालयाज़ जो है वो इनकी शुरुआत कहाँ पे होती है? इनकी शुरुआत इंडिया के वेस्ट में होती है और ये कहाँ तक कंटिन्यू करती हैं? ये कंटिन्यू करती हैं इंडिया के ईस्ट तक, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे तो ये एक आर्क बनाती हैं। आर्क का मतलब कि ये एक, आप समझ लो कि एक धनुष के जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बनाती हैं, ठीक है। और ये जो धनुष के जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसका जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ 2400 किलोमीटर। इसका मतलब कि जो हमारे हिमालयाज़ हैं उनकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? दैट इज़ 2400 किलोमीटर। तो ये एक आर्क के जैसा ही स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हिमालयाज़ कुछ इस तरीके से, इसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। वी कॉल दिस आर्क, जो ये कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है। तो हिमालयाज़ इसी आर्क की फॉर्म में जो है ये पाया जाता है। इसके बाद हिमालयाज़ के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। हिमालयाज़ की जो विड्थ है वो कश्मीर में थोड़ी ज़्यादा विड्थ है। कश्मीर में जो हिमालयाज़ हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं। उनकी जो विड्थ होती है कश्मीर में दैट इज़ 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में जो है इनकी विड्थ थोड़ी कम हो जाती है, दैट इज़ 150 किलोमीटर। तो हिमालयाज़ की शुरुआत कश्मीर से होती है और ये कहाँ तक चलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी वेस्टर्न हिमालयाज़ थोड़े से ज़्यादा मोटे होते हैं एंड ईस्टर्न हिमालयाज़ थोड़े से कम मोटे होते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ जो है इसको फर्दर हम 3 माउंटेन रेंजेस में बांट सकते हैं, ठीक है। 3 छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस में जो है हिमालयाज़ को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर हम हिमालय की 3 माउंटेन रेंजेस की बात करें तो इसमें जो सबसे पहली माउंटेन रेंज आती है, ठीक है, जो कि जो यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, जो यहाँ पे शायद इसको मेंशन नहीं किया है बट उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयाज़। सो वी कॉल दैट ग्रेटर हिमालयाज़। तो सबसे पहली जो छोटी रेंज आती है हिमालयाज़ में वो आती है ग्रेटर हिमालयाज़। और ग्रेटर हिमालयाज़ की बात करें तो ये वो माउंटेन रेंज है जिसमें जो माउंटेन पीक्स पाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची माउंटेन पीक्स पाई जाती हैं, ठीक है। एंड इस यही जो हिमालयाज़ है इसी में जो दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन पीक्स हैं, फॉर एग्जांपल जो माउंट एवरेस्ट है या कंचनजंगा है, K2 है, ये जितने भी ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं ये इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हिमाद्री भी बोला जाता है, ग्रेटर हिमालयाज़ को। आफ्टर दैट जो ये जो माउंटेन रेंज है इसके साउथ में जो माउंटेन सिस्टम पाया जाता है इसको हिमाचल या लेसर हिमालय पाया जाता है। जितने भी टूरिस्ट स्टेशंस हैं जैसे मनाली है वो जो है इसमें पाए जाते हैं। एंड ये बने होते हैं किसके? कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स के, ठीक है। एंड देन जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज़ की, जो कि सबसे छोटी रेंज हम जिसको बोल सकते हैं दैट इज़ शिवालिक्स, ठीक है। और हिमालयाज़ की जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है दैट वो बनाती है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। सो विद दिस हमने इसको स्टडी कर लिया हिमाचल को, हिमालयाज़ को। अब हिमालयाज़ की एक और क्लासिफिकेशन होती है वेस्टर्न हिमालयाज़। ये वो हिमालयाज़ होते हैं जिनकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है और ये एक्सटेंड करते हैं अप टू उत्तराखंड। देन सेंट्रल हिमालयाज़ जिसमें नेपाल के हिमालयाज़ आते हैं। एंड देन आपके ईस्टर्न हिमालयाज़ जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़ जो अरुणाचल प्रदेश के हिमालयाज़ जो हैं वो आते हैं। आफ्टर दैट हिमालयाज़ जहाँ पे एंड होते हैं ना वहाँ पे शुरुआत होती है इंडिया के दूसरे ज्योग्राफिकल फीचर की, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनको मेन 3 रिवर्स हैं, 3 रिवर सिस्टम्स हैं, 3 मेजर नदियां हैं इंडिया की जो इन प्लेन्स को बनाती हैं।
इसमें से सबसे पहली जो रिवर है दैट इज़ इंडस रिवर, जिसको सिंधु नदी बोला जाता है। इसी रिवर की वजह से इंडिया का नेम इंडिया पड़ा है। देन गंगा रिवर, जो कि इंडिया की सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इंडिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दैट इज़ गंगा। एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और इनकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरी क्या होता है कि एक सहायक नदी, एक ऐसी नदी जो शुरू कहीं से होती है और वो क्या करती है, वो अल्टीमेटली जो मेन नदी है उसमें एंटर करती है, ठीक है। अब प्लेन की बात करें तो प्लेन कैसे बनता है? जो प्लेन है ये बनता है एलुवियल सॉइल का। अब एलुवियल सॉइल क्या होती है? एक टाइप की मिट्टी होती है। देखो जो नदियाँ होती हैं ना, नदियाँ जब पहाड़ से आती हैं, जैसे लेट से गंगा रिवर है, तो गंगा नदी जब पहाड़ों से आती है, ग्लेशियर से आती है, तो जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है ना, तो वो अपने साथ साथ मिट्टी भी लाती है। मिट्टी या जो रॉक्स हैं उनको लाती है, और वो रॉक्स जो है वो जब वो नीचे आते हैं ना, तो वो रॉक्स बिल्कुल मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ये जो मिट्टी है, ये जो नदी होती है उसके किनारे पे डिपॉजिट हो जाती है। दैट इज़ वाई आप देखोगे कि जब मूनसून सीज़न होता है ना, तो जो पानी होता है नदी का, वो आपको एकदम मिट्टी के जैसा दिखेगा। तो वो जो डिपोजिशन होती है नदी के किनारे पे, उसी डिपोजिशन को एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और नॉर्दर्न प्लेन इसी एलुवियल सॉइल से बनते हैं, ठीक है। एरिया कितना है इसका भाई नॉर्दर्न प्लेन्स का? नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी जो लंबाई है दैट इज़ 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एंड 240 to 320 किलोमीटर ये चौड़ा है, ठीक है। और ये एक ऐसा एरिया है इंडिया का जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा लोग जो इंडिया में हैं वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। और इंडिया के जो मेजर स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे यूपी है, बिहार है, वो यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। सो विद दिस हमने पढ़ लिया अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है। देख सकते हो कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं। पंजाब आता है, देन हरियाणा आता है, आफ्टर दैट यूपी आता है, बिहार आता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ये सब जो रीजन्स हैं वो इसमें आते हैं। इसके बाद इंडिया के थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में हम बात करते हैं, विच इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? देखो प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी प्लेट्यू का मतलब समझाया कि प्लेट्यू एक ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है ना, जो एक टेबल की तरह होता है। मतलब ऊपर से जैसे टेबल होता है ना, कि ऊपर से एकदम फ्लैट होता है, एकदम सीधा होता है, ठीक है। और साइड से जो है ना, साइड से ऐसा होता है। तो प्लेट्यू ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है ये पाया जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू किस चीज़ का बना होता है? ये पेनिनसुलर प्लेट्यू बना होता है क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का। अब इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि जब लावा निकलता है, ठीक है, वॉल्केनो से जब लावा निकलता है, तो वो लावा जब मेल्ट होता है, जब वो लावा मेल्ट होता है और उसके बाद जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसकी सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक सबसे पहले बनती है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। एंड इग्नियस रॉक में जब कुछ चेंजेस आती हैं तो उससे जो रॉक बनती है दैट इज़ कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इसके बाद एक और रॉक होती है सेडिमेंट्री रॉक, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड जो था, जो कि अब पहले ऐसा माना जाता है कि जो धरती है वो एक बहुत बड़ा प्लैनेट थी जिसको गोंडवाना लैंड बोलती थी। तो उसी गोंडवाना लैंड की वजह से जो है ये उसी में कुछ डिस्टर्बेंसेस हुई थी, जिसकी वजह से ये पेनिनसुलर प्लेट्यू बना था। पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो पार्ट जो नर्मदा नदी के नॉर्थ में आता है, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो पार्ट जो नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, जो बहती है महाराष्ट्र और गुजरात के थ्रू, जो कि अरेबियन सी में जाती है। इस नदी के नॉर्थ का जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जो कि जिसमें मालवा प्लेट्यू आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। तो सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है? सेंट्रल हाईलैंड्स पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक पार्ट है जो नर्मदा रिवर के साउथ में पाया जाता है, ठीक है। सो अगेन आई विल टेक यू टू द मैप सो यू कैन फाइंड। ये जो है ये आपके सेंट्रल हाईलैंड्स हैं। अब सेंट्रल हाईलैंड्स भी हमारे पास कितने हैं? दो हैं। एक है साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरे हैं नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स। और ये नर्मदा रिवर के, यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है एंड उसके ऊपर ये पाए जाते हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहता है कि विंध्यन रेंज। अब विंध्यन रेंज क्या है? देखो दो माउंटेन रेंजेस हैं, एक है विंध्यन रेंज जिसको विंध्याचल माउंटेन्स भी बोला जाता है, एंड देन दूसरी है सतपुरा माउंटेन्स। तो ये जो दो माउंटेन्स हैं ना, ये ऐसे माउंटेन्स हैं जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को डेक्कन प्लेट्यू से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो विंध्यन माउंटेन्स के साउथ में
विंध्यन माउंटेन्स के साउथ में पाए जाते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और विंध्यन माउंटेन्स के नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं अरावलीज। अब आई एम प्रिटी श्योर यू हैव हर्ड ऑफ अरावलीज। अभी जो अरावलीज को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है कि अरावलीज जो है उनको माउंटेन्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, उनको काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो ये अरावलीज की लोकेशन कहाँ पे है? ये अरावलीज की लोकेशन जो है ये विंध्यन माउंटेन्स के नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स, साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स, यहीं पे अराउंड इस एरिया में जो है यू विल फाइंड अरावलीज, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ की अब जो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, अब जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स के साउथ का जो रीजन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। अब जो हमारा प्लेट्यू वाला रीजन है, ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा जो फिजियोग्राफिकल डिविजन्स में हमारा थर्ड पार्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू आता है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में पहला आता है सेंट्रल हाईलैंड जो कि नर्मदा के नॉर्थ में है, एंड देन नर्मदा के साउथ में आता है कौन सा पार्ट, जिसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। एंड डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न कोस्ट पे अरेबियन सी के किनारे जो है एक माउंटेन्स की चेन देखने को मिलती है, जिन माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं, जिन माउंटेन्स को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम वेस्टर्न घाट्स। ये कंटिन्यूस चेन माउंटेन्स की देखने को मिलती है। एंड देन फ्रॉम ईस्टर्न साइड अगेन माउंटेन्स की एक चेन देखने को मिलती है, बट ये चेन कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस चेन। जैसे यहाँ पे माउंटेन्स है, देन यहाँ पे माउंटेन्स है, इनको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। तो ये ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ईस्टर्न घाट्स और ये वेस्टर्न घाट्स जो है ये डेक्कन प्लेट्यू के वेस्टर्न बाउंड्री और ईस्टर्न बाउंड्री पे जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, सो विद दिस हमने इंडिया के 3 ज्योग्राफिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, कौन कौन से ज्योग्राफिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ा? हमने हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा, हिमालयाज़, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय एंड ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, देन नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, आफ्टर दैट ये वेस्टर्न प्लेन्स आ गए, देन पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स, ये डेक्कन प्लेट्यू के डिफरेंट पार्ट्स, ईस्टर्न प्लेट्यू, घाट्स, साउथ डेक्कन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 4th ज्योग्राफिकल डिवीजन के बारे में, विच इज़ द इंडियन डेजर्ट। अब इंडियन डेजर्ट क्या है? देखो, जो अरावली हिल्स है ना, अरावली हिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? अरावली हिल्स पाए जाते हैं विंध्यन माउंटेन्स के नॉर्थ वेस्ट में। तो जो अरावली हिल्स है ना, अरावली हिल्स के वेस्ट में जो है पाई जाती है डेजर्ट। ठीक है, पाया जाता है रेगिस्तान, जो कि इंडिया का पॉपुलर डेजर्ट है। और ये जो रीजन है ना, रेगिस्तान वाला रीजन, इसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है। 150 mm से कम बारिश जो है वो यहाँ पे पड़ती है। एवरेज रेनफॉल इंडिया की कितनी होती है? 1198 मिलीमीटर, लेकिन इस रीजन में बहुत बहुत कम बारिश पड़ती है। ठीक है, एंड वो रीजन जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम पड़ती है, उस रीजन को हम बोलते हैं कि उस रीजन का जो क्लाइमेट है वो होता है एरिड क्लाइमेट। ठीक है, और वो रीजन जहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं पड़ती है, वहाँ पे वहाँ पे कोई प्लांट हमें देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल ही मतलब नंगी ज़मीन होती है वहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे उतना ज़्यादा पानी भी नहीं होता। ठीक है, और एकमात्र मेजर रिवर जो रेगिस्तान में पाया जाता है दैट इज़ लूनी। और इंडिया का जो राजस्थान एरिया है, राजस्थान का 60% जो एरिया, जो थार डेजर्ट वाला रीजन है, वो इंडिया के डेजर्ट वाले रीजन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अपना वेस्टर्न प्लेन्स वाला जो रीजन है ये हमारे रेगिस्तान में आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के 5th फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में, विच इज़ द कोस्टल प्लेन। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इसके ईस्ट में और इसके वेस्ट में, दैट इज़ ईस्ट में क्या है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स हैं और वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स हैं। तो ईस्टर्न घाट्स और समुंदर का जो किनारा है उसके बीच में एक लंबी लाइन पाई जाती है प्लेन एरिया की। उस प्लेन को हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दैट इज समुंदर के किनारे जो प्लेन एरिया पाया जाता है। सिमिलरली आपको वेस्टर्न घाट्स और वेस्ट में जो आपका अरेबियन सी है उसके बीच में भी जो है एक लंबी एक लाइन देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट का मतलब होता है किनारा, जो कि वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है, वो एक तंग सा एक प्लेन है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में जो प्लेन्स हैं वो थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं।
ठीक है, और थोड़े ज़्यादा प्लेन्स हैं, ठीक है। और कुछ इंडिया के बड़े बड़े जो रिवर्स हैं, ठीक है, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, वो डेल्टा बनाते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा बेसिकली जब यू नो जब एक रिवर समुंदर के साथ मिलता है ना, तो वहाँ पे एक आप समझ लो कि एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, एक मिट्टी का एक बहुत बड़ा एक ढेर जैसा बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बनते हैं। और ऐसे बहुत सारे डेल्टाज जो है वो ये रिवर्स कहाँ बनाते हैं? ईस्ट कोस्ट में बनाते हैं। ईस्टर्न कोस्ट में एक इम्पॉर्टेंट लेक पाया जाता है, दैट इज़ लेक चिलिका, ठीक है, विच इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। सो यहाँ पे फिफ्थ फिजिकल फीचर भी हमने देख लिया। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स किस किस के बीच में पाया जाता है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पाया जाता है अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में। सिमिलरली ईस्ट कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में ये पाए जाते हैं। एंड देन हमारे पास आता है फिफ्थ फिजिकल डिवीजन विच इज़ द आइलैंड्स। आइलैंड का मतलब क्या होता है भाई? आइलैंड का मतलब होता है उपमहाद्वीप, ओके। आइलैंड का मतलब होता है टापू, सॉरी, आइलैंड को टापू बोलते हैं, ठीक है। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ से पानी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो कि केरला का जो कोस्ट है, केरला का जो समुद्री किनारा है उसके थोड़ी थोड़ी ही दूरी पे केरला का एक कोस्ट है जिसको मलाबार कोस्ट बोलते हैं, उसके थोड़ी डिस्टेंस पे लक्षद्वीप आइलैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप है आइलैंड्स का, अब आपको आइलैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के आइलैंड्स के नाम क्या हैं। तो पहला आइलैंड इंडिया का कौन सा है? दैट इज़ लक्षद्वीप आइलैंड। और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है? लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है। और केरला के कौन से कोस्ट से वो पास में पड़ता है? मलाबार कोस्ट से। और ये जो आइलैंड्स का ये अब ये नहीं समझना कि आइलैंड का मतलब एक ही आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं और बहुत सारे आइलैंड्स का एक छोटा सा ग्रुप है, ठीक है। और ये आइलैंड्स कोरल आइलैंड्स है। अब यहाँ पे डिफरेंस है कि कोरल आइलैंड क्या होता है। कोरल बेसिकली क्या होता है? कोरल एक छोटा सा जानवर होता है, ठीक है। और वो जो जानवर है ना, उसकी बॉडी से क्या होता है कि उसकी बॉडी से कैल्शियम के शेल्स निकलते हैं, और वही कैल्शियम के शेल्स जब समुद्र में डिपॉजिट होते हैं तो उन्हीं की डिपोजिशन से जो है ये आइलैंड्स बनते हैं, ठीक है। पहले इनको लैकेडीव, मिनिकॉय एंड एमिंडीव बोला जाता था। एंड इसका जो जोग्राफिकल एरिया है वो बहुत कम है, दैट इज़ 32 स्क्वायर किलोमीटर। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स जो कैपिटल है इसकी लक्षद्वीप की, वो कहाँ पे है? दैट इज़ कवरत्ती आइलैंड। अब ये जो आइलैंड है ना, इसमें एक स्पेशल फीचर है कि ये जो आइलैंड है इसमें आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। पित्ती आइलैंड एक आइलैंड है जो लक्षद्वीप आइलैंड्स में पाया जाता है। यहाँ पे कोई नहीं रहता, यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे बर्ड्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, मेन जो पानी है और बहुत सारे जो फॉरेस्ट्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो माउंटेन्स हैं वो मेजर सोर्सेज हैं वाटर के। इंडिया में जो मेन पानी है वो माउंटेन से आता है। जैसे गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर बहुत सारे लोगों के वाटर की नीड्स फुलफिल करता है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो उस पर डिपेंड करता है, और फॉरेस्ट पे जो है बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है ये वो रीजन है इंडिया का जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, तो इंडिया की जो फूड की नीड्स है वो यहाँ पे फुलफिल होती हैं। और जितने भी सिविलाइजेशंस, जितनी भी सभ्यताएं आपने इतिहास पढ़ा होगा, वो कहाँ पे डेवलप हुए हैं? वो इन्हीं नदियों के अराउंड जो है वो डेवलप हुई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और आइलैंड है भाई अपना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने जोग्राफिकल डिविजन्स हमने पढ़ लिए। कितने जोग्राफिकल डिविजन्स हैं इंडिया में? मेन देयर आर हाउ मेनी जोग्राफिकल डिविजन्स? देयर आर 6 geographical divisions. Number 1 is your Himalayas. Talking about Himalayas can be divided into 3 horizontal divisions. First is Greater Himalayas, which are also called as Himadri. Then there is Middle Himalayas. After that we have Lesser Himalayas, right, or Shivaliks. Then the point where Himalayas end, Great North Indian Plains start. Okay. After North Indian Plains, you will find Deccan Plateau. After Deccan Plateau, you will find Eastern Ghats and Western Ghats. Then Eastern Coastal Plains and Western Coastal Plains, Western Deserts and Islands. So these are the 6 physiographic divisions of India. Okay. अब हम बात करने वाले हैं ड्रेनेज की। अब ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब बहुत ही सिंपल है भाई। ड्रेनेज का मतलब होता है जैसे आपका घर होता है, तो आपके घर में जब भी हम नया घर बनाते हैं तो अपने घर में क्या होता है कि हम अपना एक ड्रेनेज सिस्टम भी रखते हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि नल का हम अपने घर में लगाते हैं, नलके का कनेक्शन लगाते हैं, और बाहर से जो पानी है वो हमारे घर में आता है। सिमिलरली जो पानी हम यूज़ करते हैं वो पानी जो है हमारे घर से बाहर जाता है,
तो यही पानी का आना और जाना, इसी चीज़ को ड्रेनेज बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देश की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में क्या आता है? इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में बेसिकली जो इंडिया में जितनी भी नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ जो बहुत बड़ी हैं, कुछ नदियाँ जो बहुत छोटी हैं, तो वो दोनों नदियाँ जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं, वो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। और इंडिया में जो नदियाँ बनती हैं ना, वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप की नदियाँ देखने को मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो जो अपने माउंटेन्स हैं वहाँ पे हिमालयाज़ के में जो रिवर्स हैं वो मोस्टली ग्लेशियल होती हैं ओरिजिन में, ठीक है। सिमिलरली जो साउथ के रिवर्स होते हैं वो उनका ओरिजिन डिफरेंट होता है। तो इन सब चीज़ों पे जो है ये डिपेंड करती हैं। अब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का मतलब कि वो रिवर्स जिनका ओरिजिन हिमालयन माउंटेन से होता है, इसमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम्स आते हैं, 3 रिवर सिस्टम्स आते हैं। सबसे पहला रिवर सिस्टम है गंगा रिवर सिस्टम, उसके बाद आता है इंडस रिवर सिस्टम, उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में इंडिया के कितने रिवर सिस्टम्स हैं। तो इंडिया के 3 रिवर सिस्टम्स हैं जो मेजर हैं। सबसे पहला रिवर सिस्टम है गंगा रिवर सिस्टम, उसके बाद जो दूसरा रिवर सिस्टम है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इंडस रिवर सिस्टम, एंड देन ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू में बहती है नर्मदा एंड तपी। नर्मदा एंड तपी ये जो 2 रिवर्स हैं ये बहती हैं टूवर्ड्स अरेबियन सी, एंड महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी, ये जो 4 नदियां हैं ये बहती हैं टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, राइट। आफ्टर दिस मूविंग फॉरवर्ड, अब जो ड्रेनेज पैटर्न एक एरिया का होता है ना, अब एक एरिया में ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, दैट इज़ वहाँ पे जो नदियाँ हैं वो कैसे बहती हैं, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो जो नदियाँ हैं, वो जो ज्योग्राफिकल फीचर है वो कब बना था। सिमिलरली रॉक्स किस टाइप की हैं, टोपोग्राफी क्या है, प्लेन है या माउंटेन्स हैं, स्लोप कितनी है। अगर हम इंडिया के ड्रेनेज एरिया की बात करें तो इंडिया का जो ड्रेनेज एरिया है, दैट इज़ इंडिया में जो पानी बहता है, उसमें से 77% जो पानी इंडिया में बहता है वो बहता है गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्रा में, महानदी में और कृष्णा में, और वो बहता है टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। तो 77% जो इंडिया की नदियाँ हैं वो कहाँ की तरफ बहती हैं? वो बहती हैं टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। सो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो गंगा नदी कहाँ एम्प्टी हो जाती है? बे ऑफ बंगाल में। ब्रह्मपुत्रा कहाँ एम्प्टी हो जाती है? बे ऑफ बंगाल में। महानदी कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल से मिलती है। कृष्णा भी वहीं से मिलती है। सिमिलरली बाकी जो 23% रिवर्स हैं जिसमें अपनी इंडस रिवर आती है, नर्मदा रिवर आती है, तापी आती है, माही आती है और पेरियर रिवर्स आते हैं, इनका जो पानी है वो किस में जाता है भाई? वो जाता है अपने अरेबियन सी में, राइट। अब रिवर ड्रेन क्या होता है भाई? रिवर ड्रेन का मतलब कि वो एरिया जिसमें नदी बहती है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? कैचमेंट एरिया, ठीक है। और वो एरिया जिसमें नदी, जो मेन नदी होती है और उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं वो बहती हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। और वो बाउंड्री लाइन जो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरी ड्रेनेज बेसिन से सेपरेट करती है, दैट इज कॉल्ड एज वाटरशेड एरिया। जैसे गंगा का ड्रेनेज बेसिन और इंडस का ड्रेनेज बेसिन, इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं? वाटरशेड एरिया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट ड्रेनेज पैटर्न्स। तो ड्रेनेज पैटर्न्स क्या होता है? ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है कि जो नदी है वो कैसे बहती है, तो उसको बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न होता है अपना डेंड्राइटिक पैटर्न, डेंड्राइटिक पैटर्न होता है, देन देयर इज़ रेडियल पैटर्न, आफ्टर दैट सेंट्रीपिटल पैटर्न एंड ट्रेलिस। तो ये सब पैटर्न्स होते हैं। इनमें से सबसे कॉमन पैटर्न है डेंड्राइटिक पैटर्न, जहाँ पे एक नदी जो है वो जैसे पेड़ की जो ब्रांचेज होती हैं उनकी तरह बहती है, यू नो जस्ट लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे, ये होता है अपना डेंड्राइटिक पैटर्न। देन रेडियल पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे जो है नदी मिलती है, यू नो ऐसे ही सेंट्रीपिटल एंड ट्रेलिस पैटर्न भी होता है। अब ड्रेनेज की बात करें तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है हिमालयन ड्रेनेज, उसके बाद आता है हमारे पास पेनिनसुलर ड्रेनेज। शुरुआत करते हैं हम विद हिमालयन ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज की बात करें तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में इंडिया में 3 मेजर रिवर्स आते हैं। सबसे पहला रिवर आता है इंडस रिवर, उसके बाद आता है गंगा रिवर, उसके बाद आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद इंडस रिवर। अब इंडस रिवर के बारे में बात करते हैं। इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर सिस्टम की जो टोटल लंबाई है दैट इज़ 2880 किलोमीटर, लेकिन इंडिया में ये सिर्फ 1114 किलोमीटर ही बहती है। इसका जो मेजर पार्ट है वो पाकिस्तान में बहता है, ठीक है। तो इंडस रिवर सिस्टम की लंबाई पता चल गई, बट ये लंबाई है टोटल लंबाई।
फ्रॉम तिब्बत टू पाकिस्तान इंडिया में कितना बहता है, 11-14 किलोमीटर। इंडस की बात करें तो इंडस रिवर को सिंधु नदी भी बोला जाता है, और ये जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं ना, उनमें सबसे वेस्ट में जो रिवर बहती है दैट इज़ इंडस रिवर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा रिवर है जो इंडिया के वेस्ट में बहता है, तो दैट इज़ इंडस रिवर। अब इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, देखो ये जो है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाता है, ये पूछा ही जाता है, आपसे पूछते ही हैं कि भाई बताओ ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो इंडस का ओरिजिन कहाँ पे होता है, इंडस का ओरिजिन, इंडस रिवर का ओरिजिन एक ग्लेशियर से होता है। ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर आप समझ लो कि बर्फ़ का एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। तो एक बर्फ़ का एक बहुत बड़ा पहाड़ है ग्लेशियर, उससे इंडस का ओरिजिन होता है। देखो हिमालयाज़ में जितने भी रिवर्स आएंगे उन सब का ओरिजिन ग्लेशियर से ही होगा। एक ग्लेशियर है बोकारचू के पास, बोकारचू एक जगह है तिब्बत में। आपको पता है कि चाइना एक कंट्री है, और चाइना की कंट्री का एक पार्ट है तिब्बत, और तिब्बत में एक जगह है बोकारचू। उस बोकारचू में एक ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिन होता है इंडस का। और वो जो जगह है बोकारचू जहाँ पे एक ग्लेशियर पाया जाता है, उसका एल्टीट्यूड कितना है, 4164 मीटर समुंदर की सतह से ऊपर, कैलाश माउंटेन रेंज में। तो कैलाश माउंटेन रेंज एक माउंटेन है, कैलाश माउंटेन, कैलाश पहाड़ में जो बोकारचू है वहाँ पे एक ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, अब मेजर सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इंडस की। सहायक नदियां क्या होती है, देखो एक होता है मेन नदी, और मेन नदी से क्या होता है कि जब नदी निकलती है ना, उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे वो नदी आगे जाती है तो कुछ छोटी छोटी नदियां जो है वो उसमें मिलती जाती हैं। जैसे ये हमारे पास इंडस रिवर है, मेन नदी है जिसकी शुरुआत यहाँ से बोकारचू से हुई, और ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी अरेबियन सी तक। लेकिन जब ये आगे जाएगी ना तो कुछ छोटी छोटी नदियाँ इससे मिलती जाएंगी। ठीक है, जैसे एक नदी यहाँ मिली, एक नदी यहाँ मिली, एक नदी यहाँ मिली, तो ये जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं ना, इनको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो हमारे इस नदी से मिलती हैं, जो सहायक नदियाँ हैं इंडस की, पूछा जा सकता है। तो इनमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, सबसे पहले आती है श्योक रिवर, उसके बाद है गिलगित रिवर, जांस्कर रिवर, हंजा रिवर, नुब्रा रिवर, शिगार रिवर, गस्तिंग रिवर और द्रास रिवर। अपर पार्ट में, दैट इज़ जब ये माउंटेन्स में बहती है। और जब ये लोअर पार्ट में आती है, जब ये प्लेन्स में आती है, तब क्या होता है, तब इससे इससे मिलती है सतलुज, सिमिलरली ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। पंजाब के 5 रिवर्स, पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, 5 रिवर्स जो पंजाब के थ्रू बहते हैं उनकी वजह से, सतलुज रिवर, ब्यास रिवर, रावी रिवर, चिनाब रिवर, झेलम रिवर, ये सब रिवर इंडस रिवर से पाकिस्तान में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अपना इंडस रिवर है, तो आप समझ लो कि इंडस रिवर का ओरिजिन कुछ यहाँ से होता है। यहाँ पे एक जगह है विच इज़ कॉल्ड एज बोकारचू, तो बोकारचू से इंडस का ओरिजिन हुआ। देन इंडस क्या है, इंडस ने एंटर किया लद्दाख के थ्रू, इंडिया में एंटर किया, एंड देन आगे इंडस गई। ठीक है, गई आगे। ठीक है, तो ये इंडस यहाँ पे आगे गया, और यहाँ पे क्या है कि छोटी छोटी नदियाँ बहुत सारी जिनके नाम मैंने आपको बोले, श्योक, जंस्कर, हुंजा, ये सब नदियाँ इससे यहाँ पे मिलेंगी। एंड देन अल्टीमेटली इंडस जो है वो पीओके में एंटर करेगी, एंड आफ्टर दैट ये पाकिस्तान में जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है इंडस रिवर। अब इंडस रिवर जो हमारी है ना, इससे क्या होगा, इससे फिर बहुत सारी बाकी नदियाँ जो है वो मिलेंगी। कौन कौन सी नदियाँ मिलेंगी उनके बारे में भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जो बात है वो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपनी एक नदी की। ठीक है, वो है ब्यास। अब जो इंडस है, अब इंडस की सहायक नदियों के नाम आपको पता होने चाहिए। अब जो नदियों के नाम जो माउंटेन्स में इंडस से मिलते हैं उनके बारे में आपको याद होना चाहिए। लेकिन जो ये 5 सहायक नदियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से सबसे पहली जो सहायक नदी है दैट इज़ ब्यास। तो ब्यास की बात करें तो ब्यास जो रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, इसका ओरिजिन होता है रोहतांग पास। रोहतांग पास एक माउंटेन पास है, वहाँ पे एक जगह है ब्यास कुंड, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है 4000 मीटर की एलिवेशन पे। ठीक है, ब्यास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है। ब्यास जो है ये क्या है, ये हिमाचल से इसका ओरिजिन होता है रोहतांग पास से, और हिमाचल से ये एंटर करती है पंजाब के प्लेन्स में। और उसके बाद एक जगह है हरीके। ठीक है, हरीके एक जगह है जहाँ पे ये सतलुज रिवर से मिलती है। तो ये आपका ठीक है ब्यास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ब्यास के बारे में पता चल गया। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ जो ब्यास रिवर है जो कि एक मेजर सहायक नदी है इंडस की, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो रोहतांग पास के पास उसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है और हरीके में जो है सतलुज से मिलती है। तो ये आ गया ब्यास रिवर। ठीक है, सो यहाँ पे आई कैन शो यू कि यहाँ पे एक रिवर है विच इज़ कॉल्ड एज ब्यास रिवर। अब ये अपना ब्यास रिवर है।
ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा। ये ब्यास रिवर जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, रोहतांग पास से होता है। और ये हिमाचल से कहाँ जाता है, हिमाचल से जो है ये जाता है टूवर्ड्स पंजाब के प्लेन्स में एंटर करता है। तो ये आ गया ब्यास रिवर। तो ये पहली सहायक नदी है, 5 नदियों में पहली नदी के बारे में पता चल गया। फिर आती है हमारे पास दूसरी नदी सतलज रिवर। सतलज की बात करें तो सतलज रिवर जो है हमारा, ये तिब्बत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये रिवर। ठीक है, तिब्बत में इसको लंगचेन खम्बब बोला जाता है। तो ये एक और रिवर है जिसका ओरिजिन तिब्बत से होता है। एंड एक लेक है जिसको हम राकस लेक बोलते हैं, जो कि मानसरोवर के पास है, वहाँ से जो है इसका ओरिजिन होता है। और एल्टीट्यूड कितना है, 4555 मीटर। सतलज की बात करें तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस में जो शिपकीला है उसके थ्रू ये पास होती है और ये पंजाब के प्लेन्स में एंटर करती है। सतलज की बात करें तो जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है उसमें जो कैनाल बनाया गया है उसमें जो पानी है वो सतलज रिवर का ही जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद आपने देखा सतलज के बारे में, यू स्टडीड अबाउट सतलज, कि सतलज जो है ये आ गई हमारे पास सतलज, जो कि ये नीचे आती है। तो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है उसमें पानी यहीं से जाता है। देन देयर इज़ ब्यास रिवर। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें तो वैसे ही बाकी रिवर्स भी आते हैं। जैसे एक झेलम रिवर आता है। झेलम रिवर के बारे में आप सबने सुना होगा कि झेलम रिवर जो है इसका ओरिजिन वेरीनाग स्प्रिंग से होता है, जम्मू कश्मीर का जो कश्मीर वैली है अनंतनाग से। ठीक है, सिमिलरली चिनाब रिवर जिसका ओरिजिन स्पीति से होता है हिमाचल प्रदेश में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडस रिवर आगे जा रहा है, यहाँ से झेलम आएगा, यहाँ से चिनाब आएगा, एंड देन कुछ टाइम के बाद जो है झेलम एंड चिनाब मिलेंगे, देन रावी मिलेगा इनके साथ, देन सतलज मिलेगा, एंड उसके बाद इनको पंजनाद बोला जाता है, एंड देन अल्टीमेटली इंडस रिवर में मिलेंगी। उसके बाद इंडस रिवर जो है अल्टीमेटली अरेबियन सी में जो है जाएगा। तो इस तरीके से इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पता चल गया कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। 5 मेजर सहायक नदियाँ हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहली हमारे पास आ जाएगी झेलम, देन आ जाएगी हमारे पास चिनाब, आफ्टर दैट हमारे पास आ जाएगी रावी, देन हमारे पास आ जाएगी सतलज, एंड देन वी हैव ब्यास। ओके, अब ये है इंडिया का पहला हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का पहला पार्ट। अब बात करते हैं हम अबाउट गंगा। गंगा की बात करते हैं। अब इंडिया का जो, देखो इंडस रिवर नो डाउट कि एक बहुत बड़ा रिवर है, ठीक है, लेकिन इंडस का ना बहुत कम पार्ट है, मतलब इंडस का बहुत कम पानी है जो इंडिया यूज़ करता है। ठीक है, मेजर जो पानी इंडिया यूज़ करता है, इंडिया में जो सबसे मेजर रिवर है जिसके किनारे पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, दैट इज़ गंगा। ठीक है, गंगा की बात करें तो गंगा रिवर जो है इसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। उत्तराखंड स्टेट आप सबने नाम सुना है। उत्तराखंड स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम बोलते हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है गोमुख, उसके पास एक ग्लेशियर है जिसको ग्लेशियर को बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर, जो 3900 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। वहाँ से ओरिजिन होता है किसका, गंगा का। ठीक है, तो वहाँ से ओरिजिन होता है किसका, गंगा का। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास गंगा है। सो गंगा रिवर का ओरिजिन यहाँ से होता है। ठीक है, समवेयर इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अब गंगा की बात करें तो गंगा जो हमारा रिवर है, ये रिवर जो है ना, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज़ में हमारे पास आती हैं। फॉर एग्जांपल एक इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। अब अलकनंदा एक ट्रिब्यूटरी है, अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज़ में आती है धौली गंगा एंड विष्णु गंगा। और ये जो 2 रिवर्स हैं ये मिलते हैं एक जगह पे जिसको बोलते हैं जोशीमठ या विष्णु प्रयाग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इन प्रयाग्स के बारे में पता होना चाहिए। जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है उस जगह को प्रयाग बोलते हैं। और इन जगहों पे कुछ जगहों पे जो है कुंभ मेले भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो अलकनंदा रिवर जो कि एक मेजर रिवर है, जो कि एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज़ में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, धौली गंगा एंड विष्णु गंगा। और ये जो धौली गंगा और विष्णु गंगा है ये मिलती हैं एक जगह पे जिसको बोलते हैं जोशीमठ या विष्णु प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा की कुछ और ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे कि पिंदार जो कि ज्वाइन करती है कर्ण प्रयाग पे, मंदाकिनी या काली गंगा जो ज्वाइन करती है रुद्र प्रयाग के। तो इन प्रयाग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा की टोटल लंबाई कितनी है भाई इंडिया में। इंडिया का सबसे लंबा रिवर जो इंडिया में बहता है दैट इज़ गंगा। इंडिया में इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। अब राइट बैंक की बात करें तो गंगा के राइट किनारे पे
कौन सी नदी सबसे सहायक नदी है? तो गंगा के राइट किनारे पे जो सबसे सहायक नदी है दैट इज़ सोन रिवर, ठीक है। और लेफ़्ट किनारे की बात करें तो लेफ़्ट किनारे पे कौन सी रिवर्स इंपॉर्टेंट है? लेफ़्ट किनारे पे जो रिवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा, ठीक है। तो ये जगहें हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, आई कैन शो यू, यू कैन सी ईजिली हियर कि ये आपकी गंगा रिवर है, ठीक है। तो ये गंगा रिवर है एंड गंगा रिवर में आप देख सकते हो कि इसके लेफ़्ट किनारे पे दैट इज़ यहाँ पे जो है इससे घाघरा रिवर मिल रहा है, ठीक है। तो घाघरा रिवर इसका मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सिमिलरली यहाँ पे इससे सोन रिवर मिल रहा है जो कि मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गंडक रिवर ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है उसमें आता है। एंड देन यमुना रिवर इट इज़ अनदर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। चंबल रिवर एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बेटवा रिवर एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये मेजर कुछ कौन सी ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट साइड पे गंगा से जुड़ती हैं, कौन सी राइट पे जुड़ती हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यमुना जो है, यमुना कहाँ पे मिलती है? यमुना एक इंपॉर्टेंट रिवर है, पता होना चाहिए आपको। यमुना जो रिवर है ना, ये गंगा से मिलती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद जो कि पहला नाम था, अभी इसको प्रयागराज बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। चंबल रिवर जो है, जो कि एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसका ओरिजिन मध्य प्रदेश का जो मालवा प्लेट्यू है उसके मऊ रीजन से आता है। गंडक जो है ये गंगा से ज्वाइन करती है सोनपुर में, पटना बिहार के पास। और घाघरा जो है इसका ओरिजिन होता है मापा चुंगो ग्लेशियर से, और ये छपरा बिहार में जो है गंगा से मिलती है, ठीक है। और दामोदर रिवर जो है उसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है दैट इज़ बराकर, ठीक है। शारदा या सरयू रिवर जो है, ठीक है, जिसका ओरिजिन नेपाल हिमालय से होता है। नेपाल हिमालयाज़ में एक ग्लेशियर पाया जाता है, मिलम ग्लेशियर, वहाँ से होता है, जहाँ पे इसको गोरी गंगा बोलते हैं। और इंडो नेपाल बॉर्डर के अक्रॉस जो है इसको काली या चौक बोला जाता है, जहाँ पे ये घाघरा रिवर से ज्वाइन करती है, ठीक है। एंड अमरकंटक प्लेट्यू से जो है, प्लेट्यू वाले रीजन से आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जिसका ओरिजिन प्लेट्यू से होता है, ठीक है। तो कौन सा रिवर है? सोन रिवर है, जो कि एक साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो कि अर्रा बिहार में गंगा से मिलती है। तो इस तरीके से गंगा के बारे में हमने जितनी भी मेजर ट्रिब्यूटरीज थी उनके बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे वन बाय वन मैं आपको बताऊँगा। देखो ये गंगा है, तो ये गंगा है, यहाँ पे गंगा का ओरिजिन है। गंगा यहाँ से बहती है आगे, ठीक है, बही आगे, ये बह रही है गंगा आगे, ये बह रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस रीजन में ना यमुना जो है वो मिलती है गंगा से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यमुना कौन सी ट्रिब्यूटरी में आ गई? यमुना यहाँ पे राइट ट्रिब्यूटरी में आ गई। देन बेटवा रिवर है। बेटवा रिवर किससे मिलता है? बेटवा रिवर जो है ये बहता है यमुना में, तो ये भी कौन सी ट्रिब्यूटरी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? ये अपने प्लेट्यू से ओरिजिनेट हो रही है। देन चंबल रिवर है, ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आती है। उसके बाद आगे जब ये रिवर जाएगी तो आप देख सकते हो कि इसमें शारदा रिवर आएगा, देन घाघरा रिवर आएगा, गंडक रिवर आएगा, ठीक है। तो ये सब रिवर्स जो हैं ये कौन सी ट्रिब्यूटरी में आती हैं? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में। देन आगे सोन रिवर आएगा, ये भी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आएगा, ठीक है, गंगा रिवर के पास। देन यहाँ पे मेथोनेक रिवर है। तो अल्टीमेटली जो आपका जो गंगा रिवर है वो बांग्लादेश में जाएगा एंड इट विल फ्लो इनटू योर बे ऑफ बंगाल। सो ये अपना गंगा रिवर सिस्टम जो कि इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है ये हो गया है फिनिश। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा की। अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन कहाँ पे होता है? ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन होता है एक ग्लेशियर से, जिस ग्लेशियर को बोलते हैं चिमायुंगडंग ग्लेशियर, ठीक है। और ये मानसरोवर लेक के पास जो कैलाश माउंटेन रेंज है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को सैंगपो के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा की जो राइट ट्रिब्यूटरी है, जो राइट किनारे पे इससे मिलती है, जो सबसे बड़ी मेजर ट्रिब्यूटरी है दैट इज़ रेंगो सैंगपो। ब्रह्मपुत्रा जो है ये जब इंडिया के पास पहुंचता है तो इंडिया में जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में एक टाउन है जिसका नाम है सदिया, उसके वेस्ट में ये जो है वो इंडिया में एंटर करती है। और मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की कौन कौन सी है? मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की है लोहित, दिबांग और सिकांग, बुरही दिहिंग और धनसारी। और मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की कौन सी है? सुबनसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश। तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है बांग्लादेश में, ठीक है, अपने राइट किनारे पे, और वहाँ से आगे जो है इस रिवर को यमुना बोला जाता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने बात कर ली लास्ट रिवर की, दैट इज़ ब्रह्मपुत्रा रिवर की, जो कि तीसरा इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे हिमालयन ड्रेनेज का। तो ये ब्रह्मपुत्रा, यू कैन सी, ये ब्रह्मपुत्रा है, इसका ओरिजिन यहाँ से होता है। सैंगपो रिवर, ठीक है, इसको सैंगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। देन हिमाचल प्रदेश के थ्रू ये इंडिया में एंटर करता है और यहाँ से इट विल गो इनटू बांग्लादेश, राइट।
सो विद दिस हमारा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है वो फिनिश हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अब वो रिवर्स जिनका ओरिजिन पेनिनसुला से होता है, जिनका ओरिजिन हमारे डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया से होता है, डेक्कन प्लेट्यू में जो माउंटेन्स पाए जाते हैं उनसे होता है, उन रिवर्स को हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ रिवर जिसका नाम है महानदी। ठीक है, महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? महानदी का ओरिजिन छत्तीसगढ़ का जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पे एक जगह है सिहावा, वहाँ से ओरिजिन होता है महानदी का। और बाद में ये जो रिवर है ये मध्य प्रदेश के थ्रू बहती है, उसके बाद ये उड़ीसा में बहती है और फाइनली इसका जो पानी है वो बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज़ महानदी। महानदी की बात करें तो महानदी की जो टोटल लंबाई है दैट इज़ 851 किलोमीटर। एंड बिकॉज महानदी की जो लंबाई है वो 851 किलोमीटर है तो दैट इज़ वाई इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है, लेकिन जो गोदावरी है, जो सबसे लंबी रिवर है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में, उसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। तो महानदी इज़ नॉट द लॉन्गेस्ट। अब महानदी पहली रिवर है अपने जो अपना डेक्कन में जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो दिस इज़ योर महानदी। सो हमारी जो महानदी रिवर है ये अपना महानदी रिवर है जिसका ओरिजिन यहाँ से होता है। और ये रिवर कहाँ से बहता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, देन इट उसके बाद ये बहती है टू मध्य प्रदेश में एंड अल्टीमेटली ये उड़ीसा में जाती है और ये ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। इसके बाद महानदी के बाद दूसरा कौन सा रिवर है जो हमारे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में आता है? दैट इज़ अवर गोदावरी। अब गोदावरी की बात करें तो गोदावरी की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? दैट इज़ 1465 किलोमीटर। और गोदावरी बहती है महाराष्ट्र, गोदावरी का ओरिजिन महाराष्ट्र से होता है, उसके बाद ये बहती है मध्य प्रदेश के थ्रू, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा एंड देन अल्टीमेटली आंध्र प्रदेश। ठीक है, गोदावरी की मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? गोदावरी की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता और मांजरा। ये कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी की। गोदावरी जो साउदर्न रिवर्स है ना, उनमें सबसे बड़ी रिवर जो है दैट इज़ गोदावरी। ठीक है, एंड दिस इज़ योर गोदावरी रिवर। ठीक है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज में प्रवरा, पेनगंगा, ये सब रिवर्स आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे जो रिवर आता है हमारे जो प्लेट्यू वाला पोर्शन है पेनिनसुलर रीजन में जो रिवर आता है दैट इज़ कृष्णा। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? कृष्णा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज में आती है कोयना रिवर, तुंगा भाद्रा रिवर और भीमा रिवर। ठीक है, एंड कृष्णा की बात करें तो टोटल एरिया जो कृष्णा का है इसमें 27% जो एरिया है वो महाराष्ट्र में है, 44% जो एरिया है इसका दैट इज़ इन कर्नाटका एंड 29% इज़ इन आंध्र प्रदेश। दिस इज़ थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर। ठीक है, तो ये थर्ड रिवर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कृष्णा रिवर। तो ये अपना कृष्णा रिवर है। ठीक है, ये हो गया। सो 3 रिवर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है पेनिनसुलर ड्रेनेज में। देन वील टॉक अबाउट कावेरी। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है, फोर्थ रिवर कावेरी। कावेरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? कावेरी का ओरिजिन होता है ब्रह्मागिरी हिल्स से 1341 मीटर की एलिवेशन पे, और ये कर्नाटका के कोगाडू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लोकेटेड है। कावेरी की बात करें तो टोटल जो लंबाई है कावेरी रिवर की दैट इज़ 770 किलोमीटर, और टोटल जो एरिया है पानी का दैट इज़ 8.8 मिलियन हेक्टेयर। 3% जो है ये नदी बहती है केरला में, 41% कर्नाटका में और 56% तमिलनाडु में। और मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? काबिनी, भावनी और अमरावती। अब ये जितनी भी रिवर्स हैं ना जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, वी टॉक्ड अबाउट महानदी, देन वी टॉक्ड अबाउट गोदावरी, देन कृष्णा एंड देन कावेरी। ये जो 4 रिवर्स हैं ना इनका जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न घाट से होता है एंड ये बहती हैं टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बट देयर आर सम रिवर्स, फॉर एग्जांपल 2 मेजर रिवर्स हैं, उनमें से एक रिवर है नर्मदा जिसका ओरिजिन अमरकंटक प्लेट्यू के वेस्टर्न पार्ट से होता है जो कि 1057 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। ये फ्लो करती हैं टूवर्ड्स अरेबियन सी। जो धुरंधर वाटरफॉल है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल बनाती है नर्मदा रिवर। टोटल लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर, राइट। एंड देन सेकंड रिवर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अरेबियन रिवर सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है दैट इज़ तप्पी।
तपी जो है लगभग 79% बहती है महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में, और बाकी जो 6% है वो गुजरात में है। राजस्थान का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है लूनी। लूनी की बात करें तो अरावली रेंज की जो पुष्कर वैली है वहाँ पे इसका ओरिजिन होता है, एंड दो ब्रांचेस में ये बढ़ती है, सरस्वती एंड साबरमती, जो कि गोविंदगढ़ में ये एक दूसरे से मिलते हैं। और कुछ छोटे रिवर्स जो वेस्ट की तरफ बहते हैं उसमें शत्रुंजी, भादरा, धादर, साबरमती, माही, वेतरना, काली नदी, देवती, शरावती, मंडोवी, जुआरी, भरतपूजा, पेरियार आता है। एंड कुछ रिवर्स जो बहते हैं टूवर्ड्स ईस्ट उसमें आता है सुबर्णरेखा, बेतरनी, ब्रह्मानी, पेन्नर एंड पलार। सो इस तरीके से इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमने कर लिया है फिनिश। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ डिटेल में यहाँ पे बताता हूँ इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताया अबाउट हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, वो रिवर्स जिनका ओरिजिन हिमालय से होता है। उसमें हमने सबसे पहले बात की इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर सिस्टम जिसका ओरिजिन कहाँ से आता है, बोकारोचू से होता है। एंड देन इंडस रिवर सिस्टम में हमने देखा कि इंडस रिवर सिस्टम की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, जैसे झेलम रिवर है, देन चिनाब रिवर है, देन रावी रिवर है, देन सतलुज रिवर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि जब झेलम रिवर है तो झेलम रिवर का ओरिजिन होता है, तो झेलम रिवर बाद में कुछ टाइम के बाद चिनाब रिवर से मिलती है, फिर रावी रिवर जो है वो इनसे चिनाब से मिलती है, देन सतलज मिलता है, एंड देन ब्यास मिलता है। अल्टीमेटली ये जितने भी रिवर्स हैं इंडस रिवर से मिलते हैं और ये बहते हैं टूवर्ड्स अरेबियन सी। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, जिसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से आता है। बहुत सारी नदियाँ, यमुना रिवर, चंबल रिवर जो कि इसके राइट बैंक पे मिलती हैं, घाघरा रिवर, गंडक रिवर इसके लेफ्ट बैंक पे मिलती हैं। सिमिलरली वी टॉक्ड अबाउट ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ठीक है, ये हिमालयन रिवर सिस्टम हो गया। देन जो अपना पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसमें हमने बात की डिफरेंट रिवर्स के बारे में, महानदी रिवर की बात की, गोदावरी की बात की, कृष्णा रिवर की बात की, देन वी टॉक्ड अबाउट कावेरी रिवर, एंड देन आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट तप्पी रिवर, नर्मदा रिवर। सो विद दिस हमारा ड्रेनेज सिस्टम हो गया इंडिया का कंप्लीट। एंड मेजर रिवर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल व्हाट आर सम ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, यू शुड नो अबाउट देम। अब कौन सी रिवर्स इंडिया में मेजर हैं भाई? इफ़ आई आस्क यू, सो मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया इंक्लूड इंडस रिवर, number 2 is Ganga river, number 3 is Brahmaputra, number 4 is Mahanadi, number 5 is Godavari, number 6 is Krishna, number 7 is Kaveri, then Narmada and Tapi। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। सो फार इन जियोग्राफी हमने बात की है फिजियोग्राफी की, कि जम्मू कश्मीर की इंडिया का जो जियोग्राफी है वो कैसा है। देन वी टॉक्ड अबाउट अदर थिंग विच इज़ ड्रेनेज सिस्टम, कि कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट की, तीसरी चीज़ जो अपनी जियोग्राफी में आती है। अब क्लाइमेट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वेदर क्या होता है। वेदर की बात करें तो सिंपल भाषा में मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर का मतलब होता है मौसम। आप किसी आम बंदे से बोलो कि भाई मौसम कैसा है, तो वो आपको बोलेगा जैसे जनवरी का महीना अभी चल रहा है, तो अगर आप किसी इंसान से पूछो कि भाई कैसा मौसम है, बोलेगा भाई ठंडा मौसम है। ठीक है, तो ठंडा मौसम का मतलब क्या है? उसने यहाँ पे आपको ठंडे मौसम, उसने बोला कि मौसम ठंडा है। ठंडा मौसम का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर कम है। तो यहाँ पे उसने वेदर के एक फीचर की बात की, दैट इज़ टेम्परेचर। तो वेदर की बात करें तो वेदर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशन कैसी है, दैट इज़ कॉल्ड एज वेदर। अब वेदर को चेक करने के लिए मोस्टली हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर अगर कम है इसका मतलब हम बोलते हैं कि भाई सर्दी है, सर्दियाँ हैं। टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब गर्मी है। अभी के टाइम पे टेम्परेचर कितना है, तो अभी के टाइम पे जब मैं देखता हूँ कि अभी कितना टेम्परेचर है तो उसको हम बोलते हैं क्या? वेदर। तो वेदर मतलब अभी, करंट। और क्लाइमेट क्या होता है कि अगर मैं पिछले 30 सालों में जो जनवरी का महीना है उसमें कितना टेम्परेचर रहा है जम्मू में, उसका एवरेज निकालूं तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट हमको 25 से 30 साल का जो एवरेज टेम्परेचर है या एवरेज वेदर कंडीशंस है उनके बारे में बताता है, और वेदर हमको अभी के बारे में बताता है। ठीक है, तो वेदर अभी के बारे में बताता है, जो क्लाइमेट है वो एवरेज के बारे में बताता है। वेदर की बात करें तो वेदर जो है वो जल्दी चेंज होता है। जैसे आज टेम्परेचर 10 डिग्री है, कल टेम्परेचर 12 होगा, परसों 14 होगा। लेकिन क्लाइमेट जो है वो क्या होता है, वो एवरेज होता है। तो क्लाइमेट में ज़्यादा चेंज नहीं आती है। क्लाइमेट में जो चेंज है वो बहुत
देर के बाद हम नोटिस करते हैं। फॉर एग्जांपल पिछले 30 सालों से अगर हम एवरेज टेम्परेचर उठा के देखें जनवरी का जम्मू का, तो 10 डिग्री आएगा, 10.1 डिग्री आएगा, 10.2 डिग्री आएगा, ज़्यादा चेंजेस उसमें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन ज़्यादा चेंजेस अगर देखने को मिली, जैसे पहले 10 डिग्री होता था एवरेज टेम्परेचर, अभी 11 हो गया, तो उसी को क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं। अब इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया में जो है ना, इंडिया में आपको डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब इंडिया का क्लाइमेट डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया में डिफरेंट टाइप की विंड्स जो हैं वो पाई जाती हैं। मूनसून विंड्स के बारे में आपने सुना होगा। इंडिया में टेम्परेचर वेरी करता है, माउंटेन्स में टेम्परेचर बहुत कम होता है, प्लेन एरियाज़ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रेनफॉल कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल माउसेंडर में एक जगह है मेघालय में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है दुनिया में। एंड देन देयर इज़ राजस्थान, जहाँ पे बारिश पड़ती ही नहीं है। सिमिलरली इंडिया में बहुत सारे सीजन्स पाए जाते हैं, तो सीजन्स के साथ भी जो टेम्परेचर है वेरी करता है। जैसे सर्दियों के सीज़न में टेम्परेचर बहुत कम होता है और गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में क्या होता है भाई? विंटर्स में जो हमारा नॉर्दर्न हाफ होता है इंडिया का, नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वो क्या होता है, वो बाकी अगर हम बाकी एरियाज़ की बात करें जिनका लैटिट्यूड सेम है, उनके कंपैरिजन में जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है? इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मूनसून टाइप का क्लाइमेट है। हम इसको ट्रॉपिकल या हाफ टेम्परेट क्लाइमेट नहीं बोल सकते, ट्रॉपिकल मूनसून टाइप का क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, इंडियन क्लाइमेट कैसा क्लाइमेट है? इंडियन क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मूनसून टाइप। ठीक है, अब इंडियन क्लाइमेट पे कौन कौन से फैक्टर्स असर डालते हैं? तो इंडियन क्लाइमेट पे सबसे पहला जो फैक्टर है जो असर डालता है वो है लैटिट्यूडनल लोकेशन। अब इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है भाई? इंडिया की जो लोकेशन है वो इक्वेटर के नॉर्थ में है। ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ में है, और मोस्टली जो पार्ट है इंडिया का वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। किस में आता है? ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो लैटिट्यूड जो है वो इस पर इफेक्ट डालता है। ट्रॉपिकल रीजन में जो रीजन्स आते हैं नॉर्मली वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बिकॉज इंडिया जो है वो इक्वेटर के क्लोज है, दैट इज़ वाई यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुंदर के पास जो एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो यूनिफॉर्म क्लाइमेट देखने को मिलता है। वहाँ पे क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि मतलब क्लाइमेट साल भर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, हिमालयाज़ एंड इंडियन क्लाइमेट, माउंटेन्स की वजह से भी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज होता है। फिजियोग्राफी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट इंडियन क्लाइमेट पे पड़ता है। मूनसून विंड्स का इफेक्ट पड़ता है, मूनसून की वजह से इंडिया में बारिश आती है। ठीक है, एंड अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से भी है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का भी इफेक्ट पड़ता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो अराइज होती है मेडिटेरेनियन सी में, उसकी वजह से बारिश पड़ती है। उसके बाद कुछ इफेक्ट्स हैं जैसे एल नीनो, ला नीना, एंड सो इंडियन क्लाइमेट, इनका भी इफेक्ट पड़ता है। अब इंडिया के सीजन्स के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया का जो सब कंटिनेंट है ना, लैटिट्यूड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। 8 डिग्री से लेकर 33 डिग्री तक जो लैटिट्यूड है वो इंडिया में पाए जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट इंडिया में डिफरेंट सीजन्स हैं, अलग अलग मौसम पाए जाते हैं। तो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंडिया के सीजन्स हैं उनको 4 सीजन्स में बांटा है। सबसे पहला जो हमारे पास सीज़न आता है वो आता है सीज़न ऑफ नॉर्थ ईस्ट मूनसून। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मूनसून का सीज़न कौन सा है भाई? नॉर्थ ईस्ट मूनसून का जो सीज़न होता है ना, इसको हम बोलते हैं विंटर सीज़न। क्या बोलते हैं हम इसको? विंटर सीज़न हम इसको बोलते हैं। और ये सीज़न रहता है फ्रॉम मिड दिसंबर, दैट इज़ 15 दिसंबर से लेके 15 मार्च का जो सीज़न है, 3 महीने तक ये सीज़न रहता है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है हमारे पास हॉट वेदर सीज़न, मिड मार्च से लेके मिड मई तक। ठीक है, देन सीजन्स ऑफ साउथ वेस्ट मूनसून, रेनी सीजन जून से सितंबर तक, और रिट्रीटिंग मूनसून अक्टूबर टू मिड दिसंबर। राइट, वन बाय वन हम अलग अलग सीजन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड वेदर सीज़न की। तो कोल्ड वेदर सीज़न जो है ये वो सीज़न है इंडिया का जिसकी शुरुआत नवंबर में होती है नॉर्थ में, और बाकी कंट्री में दिसंबर के स्टार्टिंग में होती है। मिडल लैटिट्यूड जो है, मिडल लैटिट्यूड्स जो होते हैं वहाँ पे नॉर्थ के सरफेस पे जो वेस्टर्लीज है वो 25 डिग्री नॉर्थ तक पहुँचती हैं, और साउथ जो इसके लैटिट्यूड के होता है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से जो एयर है वो पहुँचती है। हॉट वेदर सीज़न की बात करें तो नॉर्थ इंडियन रीजन जो है वहाँ पे हॉट वेदर सीज़न देखने को मिलता है फ्रॉम मिड मार्च टू मिड जून, और एक वार्म ड्राई एयर की जो एक लिड है वो सरफेस के थर्मल लो को जो है वो रोकती है। ठीक है, कि उसका इफेक्ट जो है लिफ्टिंग एजेंट पे ज़्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ये है इंडिया मूनसून जो यहाँ पे देखने को मिलता है, मूनसून कैसे इंडिया में अराइव करता है। और फिर आता है द सीज़न ऑफ जनरल अराइवल। तो जब जून एंड होती है ना, तो जब जून एंड होती है तो एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है पंजाब एंड राजस्थान के ऊपर। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो साउदर्न ब्रांच है जेट स्ट्रीम की वो वीक हो जाती है, और फाइनली वो साउदर्न स्लोप जो हिमालयाज़ हैं उनसे वो
निकल जाती है मिड जून तक, जिससे एक डिप्रेशन बनता है सरफेस थर्मल लो का। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में टेम्परेचर जो है अपने मैक्सिमम में पहुंचता है जून में, मूनसून प्लेसेस टूट जाती हैं और टेम्परेचर जो है दिन का 46 डिग्री तक पहुंचता है। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मूनसून, साउथ वेस्ट मूनसून जो है वो नॉर्थ इंडिया को छोड़ती है 3rd वीक ऑफ सितंबर तक। ठीक है, और सन का साउथवर्ड माइग्रेशन हो जाता है। टेम्परेचर जो सीज़न का है वो 25 डिग्री तक रहता है अक्टूबर नॉर्दर्न इंडिया में, और टेम्परेचर जनरली हाई होता है, लेकिन नाइट्स जो है वो अच्छी हो जाती हैं, टेम्परेचर कभी कभी 20 या उससे कम भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये है मूनसून। अब मूनसून का अराइवल कहाँ पे होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मूनसून का अराइवल जो है वो किन किन जगहों पे होता है, एंड देन मूनसून का रिट्रीट जो है वो कहाँ पे होता है। अब यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट मूनसून एंड साउथ वेस्ट मूनसून। तो साउथ वेस्ट मूनसून आप देख सकते हो केरला से हिट करता है, एंड देन ये कैसे जो है आगे जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अबाउट सॉइल। तो जियोग्राफी में एक और चीज़ आती है, वो आती है सॉइल, मिट्टी। हर एक इंसान के लिए जो मिट्टी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। अब मिट्टी क्या होती है भाई, मिट्टी क्या है भाई, मिट्टी कुछ नहीं है बल्कि जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर और ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उनका एक कम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है, जो कि अर्थ के सरफेस पे डेवलप करता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ पे असर डालते हैं कि सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। सबसे पहले तो सॉइल का पेरेंट मटेरियल क्या है, सॉइल कौन से रॉक से बनी है, क्या ये इग्नियस रॉक से बनी है या मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है, क्लाइमेट कैसा है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है, रिलीफ एलिवेशन कितनी है, स्लोप कितनी है, वेजिटेशन रेगिस्तान है या यहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है, कितना कितना टाइम लगा सॉइल को बनने में। ठीक है, और सॉइल की बात करें तो सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल के मेजर कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले होते हैं मिनरल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिनरल जो उसको बनाते हैं, ह्यूमस जो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में पाया जाता है, वाटर एंड एयर। सॉइल होराइजन क्या होता है भाई, तो सॉइल होराइजन क्या होता है, सॉइल क्रस्ट की बात करें, आपको पता है कि अर्थ जो है, अर्थ का जो टॉप मोस्ट कवरिंग होता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। अब क्रस्ट के ऊपर की जो लेयर होती है जो सॉइल के क्रस्ट के पैरेलल होती है उसको हम बोलते हैं सॉइल होराइजन, और सॉइल होराइजन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नीचे वाली लेयर से डिफरेंट होते हैं। अब सॉइल प्रोफाइल क्या होता है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल प्रोफाइल, तो सॉइल प्रोफाइल का मतलब कि एक जो मिट्टी होती है ना, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो हमको लगेगा कि मिट्टी जो है वो छोटी छोटी लेयर्स की बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी लेयर्स होती हैं इसी को हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो सॉइल होराइजन को 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, होराइजन ए, होराइजन बी और होराइजन सी। और इन तीनों को, जैसे मिट्टी है तो इसमें ये होराइजन ए होगा, ये दूसरा होराइजन, ये तीसरा होराइजन, ये जो तीनों होते हैं इनको मिला के हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल हमको बताता है कि सॉइल के जो लेयर्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है। होराइजन ए की बात करें तो जो सबसे टॉप मोस्ट जोन होता है उसको हम बोलते हैं होराइजन ए। ये जो होराइजन होता है यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं, इसके अलावा मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है वो यहाँ पे पाया जाता है। फिर आता है होराइजन बी। होराइजन बी क्या होता है, ये होराइजन ए और होराइजन सी के बीच का एक रीजन होता है, और इसमें जो होराइजन ए का भी मैटर होता है और होराइजन सी का भी मैटर होता है। होराइजन सी की बात करें तो जो होराइजन सी होता है जो सबसे लास्ट पे आता है, इसमें लूज मटेरियल होता है। तो ये जब सॉइल की फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहली लेयर जो है वो यही बनती है। ठीक है, फिर बात करते हैं सॉइल की क्लासिफिकेशन की। तो सॉइल्स की बात करें तो सॉइल्स को हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल का टेक्सचर कैसा है, टेक्सचर का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल टेक्सचर मतलब कि जब हम मिट्टी जो है वो उसके जो जिन पार्टिकल्स की बनी हुई है वो पार्टिकल्स छोटे हैं कि बड़े हैं। फॉर एग्जांपल रेत है तो रेत को अगर हम अपने हाथ में मसलेंगे तो हमें थोड़ा सा रफ़ जैसा फील होगा, वहीं पे अगर हम टैल्कम पाउडर को मसलेंगे तो हमें उतना रफ़ फील नहीं होगा। तो वही होता है टेक्सचर। कलर हमारी मिट्टी का क्या है, ब्लैक है, रेड है। लैंड की स्लोप क्या है, क्या लैंड एकदम फ्लैट है, प्लेन है या ढलान वाली ज़मीन है। सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कितना है। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुई थी, इस सर्वे के बाद क्या हुआ था कि सॉइल्स की बहुत ज़्यादा स्टडी हुई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अबाउट सॉइल होराइजन। तो यहाँ पे देख सकते हो ह्यूमस जो ऑर्गेनिक मैटर है, फिर टॉप सॉइल है जिसको ए होराइजन बोलते हैं जिसमें ह्यूमस एंड मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। देन देयर इज सब सॉइल बी होराइजन जो ह्यूमस में पुअर होती है, मिनरल्स में रिच होती है। एंड देन देयर इज वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स सी होराइजन जिसमें कोई प्लांट या एनिमल लाइफ नहीं होती है। एंड बेड रॉक डी होराइजन। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन सॉइल।
इंडियन सॉइल की बात करें तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है कि सॉइल कैसे बनी है, सॉइल का कलर क्या है, सॉइल किस किस चीज़ की बनी हुई है, सॉइल की लोकेशन क्या है, उसकी बेसिस पे जो इंडिया में जो सॉइल्स हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहली हमारे पास आती है सॉइल दैट इज़ alluvial soil, then there is black soil, after that there is red and yellow soils, then there is laterite soils, then there is arid soil, then there is forest soil, then there are saline soils, and then there are peaty soils, right? Let's start with alluvial soils. तो पहले टाइप की सॉइल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है इंडिया की, दैट इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? एलुवियल सॉइल पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स इन द लास्ट टॉपिक। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो गंगा नदी के किनारे पे पाए जाते हैं, या इंडस रिवर के किनारे पे पाए जाते हैं, या ब्रह्मपुत्रा के किनारे पे पाए जाते हैं, वहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है? वहाँ पे पाई जाती है एलुवियल सॉइल। आई टोल्ड यू बिफोर कि जब नदी आती है तो नदी अपने साथ जो है डिपॉजिट करती है मिट्टी को अपने किनारों पे। जैसे ये नदी आई तो ये अपने किनारों पे क्या करेगी? मिट्टी को डिपॉजिट करेगी, एंड दैट इज़ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल डिपॉजिशनल सॉइल होती है। डिपॉजिशनल सॉइल का मतलब कि ये वो सॉइल होती है जिनको नदी ने डिपॉजिट किया होता है अपने किनारों पे। एलुवियल सॉइल्स की बात करें तो इनमें पोटेशियम अबंडेंटली अवेलेबल होता है। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि मिट्टी जो होती है ना, उसमें 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, NPK। ये 3 न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी प्लांट, अगर आपने खेती बाड़ी करनी है, किसी प्लांट को ग्रो करना है सॉइल में, तो ये 3 न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। एलुवियल सॉइल्स में पोटेशियम होता है लेकिन फॉस्फोरस की कमी होती है, तो फॉस्फोरस डेफिशिएंसी यहाँ पे देखी जाती है। अब अपर एंड मिडल गंगा प्लेन की बात करें तो अपर प्लेन मतलब कि जब रिवर, देखो गंगा नदी है तो पहले क्या है कि स्टार्टिंग में गंगा नदी का ओरिजिन ग्लेशियर से होता है, तो स्टार्टिंग में ना वो पहाड़ों के थ्रू बहती है, और अल्टीमेटली जब वो नीचे आती है ना तो नीचे वो फिर प्लेन एरियाज़ में बहती है, ठीक है। तो प्लेन एरियाज़ में 2 टाइप की जो सॉइल्स हैं वो पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली सॉइल होती है खादर, ठीक है, और दूसरे टाइप की सॉइल होती है जिसको हम बोलते हैं भांगर। खादर क्या होता है? खादर जो है ये वो सॉइल होती है जो नई सॉइल होती है। तो जो सॉइल नई होती है, जो अभी जो इस साल जो फ्लड्स आए हैं उनसे बनी है, उस सॉइल को हम बोलते हैं खादर। और भांगर क्या होता है कि भांगर वो सॉइल होती है जो पुरानी सॉइल है, ठीक है, जिसको जब फ्लडिंग होती है तो वो साइड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज भांगर। तो भांगर मतलब पुराना एलुवियल सॉइल, खादर मतलब नया। एलुवियल सॉइल्स की बात करें तो एलुवियल सॉइल्स डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे सैंडी होती है, लोमी होती है, क्लेई होती है। सैंडी मतलब जहाँ पे रेत का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, क्लेई का मतलब कि जिसमें जो कीचड़ है वो बहुत ज़्यादा बनता है, और कलर भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है, लाइट ग्रे से लेके ऐश ग्रे तक, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट सॉइल पाई जाती है इंडिया में, दैट इज़ ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब ब्लैक सॉइल के ना बहुत सारे नाम हैं। कुछ लोग इसको रीगर सॉइल बोलते हैं, कुछ लोग इसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये डेक्कन प्लेट्यू जो है ना, डेक्कन प्लेट्यू जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके पार्ट्स को कवर करती है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में ये सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये जो सॉइल होती है क्लेई सॉइल होती है। क्लेई सॉइल एक ऐसी सॉइल होती है ना कि जिसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और वो एकदम एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है। ये सॉइल बहुत डीप होती है, गहरी मिट्टी होती है, इसके थ्रू पानी जो है ना वो पास नहीं होता, तो दैट इज़ वाई ये लंबे टाइम तक मॉइस्चर को रिटेन करके रख सकती है। और कुछ क्रॉप्स, कुछ फसलें जैसे कॉटन जो है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड बिकॉज कॉटन यहाँ पे आसानी से ग्रो होता है, दैट इज़ वाई इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लैक सॉइल लाइम में रिच होती है, आयरन में रिच होती है, मैग्नीशिया में रिच होती है, एलुमिना में रिच होती है, और पोटैश में रिच होती है। ब्लैक सॉइल का कलर जो है वो डीप ब्लैक से लेके ग्रे तक होता है, ठीक है, हो गया काम। फिर आती है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं रेड सॉइल की। तो रेड सॉइल जो है ये उन एरियाज़ में डेवलप होती है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है। तो जिन एरियाज़ में कम बारिश पड़ती है वहाँ पे जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होती हैं उनके ऊपर ये सॉइल डेवलप होती है। और ये सॉइल कहाँ डेवलप होती है? ये डेवलप होती है डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टर्न रीजन होता है। ईस्टर्न रीजन डेक्कन प्लेट्यू का कौन सा पार्ट है? जो बे ऑफ बंगाल के पास है, या जो साउदर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, वहाँ पे पाई जाती है।
रेड सॉइल जो होती है, अब इसका नाम रेड सॉइल है तो इसका मतलब कि इसका कलर रेड ही होगा। अब इसमें रेड कलर कैसे डेवलप होता है, क्योंकि आयरन जो है ना उसका डिफ्यूजन होता है। आयरन जो है वो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। और इसका कभी कभी येलो कलर भी डेवलप होता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। जब ये पानी को एब्जॉर्ब करती है तब इसका कलर येलो हो जाता है, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल्स में जो फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल्स हैं इनमें उपजाऊपन बहुत ज़्यादा होता है। और कोर्स ग्रेन सॉइल्स जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा, मतलब जो पार्टिकल होता है सॉइल का वो मोटा होता है, वो ड्राई लैंड अपलैंड एरियाज में पाई जाती है जहाँ पे फर्टिलिटी पुअर होती है। रेड एंड येलो सॉइल्स की बात करें तो नाइट्रोजन का कंटेंट पुअर होता है, फॉस्फोरस का कंटेंट भी पुअर होता है, ह्यूमस का कंटेंट भी पुअर होता है। फिर बात करते हैं लेटराइट सॉइल्स की। तो लेटराइट सॉइल्स उन एरियाज़ में डेवलप होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेटराइट सॉइल्स कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा एंड असम के हिली एरियाज़ में। लेटराइट सॉइल्स जो लीचिंग होती है ट्रॉपिकल रेंस की वजह से, बारिश, लाइम एंड सिलिका की वजह से, सॉइल जो है वो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में रिच हो जाती है। देन लेटराइट सॉइल्स ऑर्गेनिक मैटर में पुअर होती हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम में, लेकिन आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश में रिच होती है। ये सॉइल्स इनफर्टाइल होती है, दैट इज़ इन सॉइल्स के ऊपर आप कुछ भी फसल लगाओ नहीं अच्छी ग्रो करेगी। लेकिन ईंटें बनाने में इस मिट्टी का यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। नॉर्मली सैंडी होती है स्ट्रक्चर में और सैलाइन होती है, सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है। एरिड सॉइल्स का कलर रेड से ब्राउन होता है। और फिर फाइनली हमारे पास आती है एरिड सॉइल्स। अब जो एरिड सॉइल्स होते हैं ना, एरिड सॉइल्स का जो लोअर होराइजन होता है उसमें कंकड़ जो पत्थर हैं वो पाए जाते हैं क्योंकि कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम पाई जाती है और ये सॉइल्स देखने को मिलती हैं वेस्टर्न राजस्थान में, जो रेतीली मिट्टी होती है, बारिश बहुत कम पड़ती है। सैलिन सॉइल्स की बात करें तो इनमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई ये सॉइल्स उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती हैं, वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करती है क्योंकि क्लाइमेट भी ड्राई होता है, ज़्यादा पानी भी नहीं होता, तो इनमें सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में पाई जाती हैं, वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी एरियाज़ में। एंड नाइट्रोजन एंड कैल्शियम की कमी होती है। सैलिन सॉइल्स आपको वेस्टर्न गुजरात में या जो ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टाज हैं जैसे सुंदरबान एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। देन फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो ये जो है फॉरेस्ट एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ पे सही रेनफॉल अवेलेबल है। बाकी ऑर्गेनिज्म की तरह सॉइल्स भी लिविंग सिस्टम्स होते हैं क्योंकि सॉइल्स डेवलप भी होती है, डिके भी होती है, डिग्रेड भी हो जाती है और रिस्पॉन्ड भी करती है जब हम कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। देन पीटी सॉइल्स की बात करें तो वो एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो जमा हो जाता है, तो वहाँ पे पीटी सॉइल्स बनती हैं। पीटी सॉइल्स जो होती हैं वो बहुत भारी होती हैं और इनका कलर ब्लैक होता है और अल्टीमेटली ये बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तरांचल के साउदर्न पार्ट में और जो कोस्टल एरियाज़ है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु की, वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी किसी भी रीज़न की वजह से कम हो सकती है, कुछ नेचुरल रीजंस होते हैं, कुछ इंसान के रीजंस होते हैं, उसको हम सॉइल डिग्रेडेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम मैप के थ्रू आपको दिखा सकते हैं, जैसे यू कैन सी यहाँ पे जो अपना जो फॉर एग्जांपल एलुवियल सॉइल है, तो एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में पाई जाती है एलुवियल सॉइल। सिमिलरली यू विल फाइंड रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पाई जाती है? अपने डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में। देन आपकी जो ब्लैक सॉइल है वो पाई जाती है अगेन डेक्कन प्लेट्यू के कुछ रीजन्स में। देन लेटराइट सॉइल्स की बात करें तो आपके जो यू विल फाइंड लेटराइट सॉइल्स इन सम पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू रीजन। देन एरिड सॉइल विच इज़ फाउंड इन राजस्थान एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल जो यहाँ पे हिमालयन रीजन्स में पाई जाती है। ओके, सो विद दिस हमारा एक और टॉपिक फिनिश हो चुका है। वी आर डन विद 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी। हमने पहले फिजियोग्राफी पढ़ी, देन वी स्टडीड अबाउट ड्रेनेज सिस्टम, आफ्टर दैट हमने पढ़ा अबाउट क्लाइमेट एंड देन वी स्टडीड अबाउट सॉइल। अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, ठीक है। अब वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वेजिटेशन का मतलब सिंपल होता है कि भाई कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस की बेसिस पे इंडिया के जो फॉरेस्ट्स हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं 5 टाइप्स में। सबसे पहले हमारे पास फॉरेस्ट्स आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, देन ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट्स, उसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स, उसके बाद आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट्स एंड देन लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट्स, राइट। सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो ये वो फॉरेस्ट्स होते हैं जो उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश पड़ती है। मतलब वो रीजन्स
जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब कि ये फॉरेस्ट सदाबहार होते हैं, साल भर ये ग्रीन रहते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं भाई? वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, जो वेस्टर्न किनारे पे हैं अपने डेक्कन प्लेट्यू के, ठीक है, अरेबियन सी जिनके साथ में है, उसकी जो वेस्टर्न स्लोप है उसमें पाए जाते हैं ये, दैट इज़ जो स्लोप अरेबियन सी को फेस करती है। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ जो हिल्स हैं जो हिमालयाज़ के, वहाँ पे पाए जाते हैं। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये 3 रीजन्स हैं इंडिया में जहाँ पे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो जहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं ना, उनकी जो हाइट है वो बहुत यार लंबी हाइट होती है, दैट इज़ 60 मीटर या उससे ऊपर भी जो है इनकी हाइट पहुँच सकती है। एंड ये जो ट्रीज़ है ये कोई फिक्स टाइम पे अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, ठीक है। मेजर एग्जाम्पल्स एवरग्रीन फॉरेस्ट की कौन कौन सी है? रोजवुड, मैहोगनी, एनी, इबोनी, ये कुछ मेजर ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कौन कौन से ट्रीज़ हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। देन हमारे पास सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये एवरग्रीन और मॉइस्ट डिसीडियस ट्रीज़ का जो है ये मिक्सचर होता है। मतलब यहाँ पे कुछ ट्रीज़ होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं और कुछ ट्रीज़ होते हैं जो डिसीडियस होते हैं, जिनके पत्ते जो अपने पत्तों को झड़ते हैं। यहाँ पे जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी बारिश कम पड़ती है। मेन स्पीशीज़ कौन कौन सी है? वाइट सेडर, हिलॉक एंड केल, राइट। देन ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट्स की बात करें तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं दैट इज़ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट्स। इनको मूनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 70 एंड 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट्स फर्दर 2 टाइप के होते हैं, मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट में जो रेनफॉल होती है वो 100 एंड 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। एंड मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट की बात करें तो ये हिमालयाज़ के फुट हिल्स के अलोंग पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स की ईस्टर्न स्लोप्स में पाए जाते हैं और ओडिशा में। और कौन कौन से ट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं? टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम एंड सैंडलवुड, ठीक है। ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट जो होते हैं ये उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल 70 एंड 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जब ड्राई सीजन शुरू होता है तो जो डिसीडियस फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स पूरी तरीके से शेड करते हैं। फिर आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? साउथ वेस्ट पंजाब के रीजन्स में, हरियाणा के रीजन्स में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। बबूल, बेर और वाइल्ड डेट पाम, खेर, नीम, खेजरी, पालस जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की। फिर माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो माउंटेन फॉरेस्ट जो इंडिया में है इनको 2 टाइप्स में बांटा जाता है, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट्स और साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट्स। डिसीडियस फॉरेस्ट जो है वो हिमालयाज़ के फुट हिल्स में पाए जाते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट्स जो पाए जाते हैं 1000 एंड 2000 मीटर के एल्टीट्यूड के बीच में। हायर हिल रेंजेस जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की है, फॉर एग्जांपल जो हिली एरियाज़ है वेस्ट बंगाल एंड उत्तरांचल के, वहाँ पे एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज जैसे ओक एंड चेस्टनट प्रीडोमिनेंट है। चीर, देवदार, पाइन कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की। 3000 से 4000 मीटर के बीच में यू विल फाइंड सिल्वर फर्स, जूनिपर्स, पाइन्स, बर्च एंड रोडोडेंड्रॉन्स। लेकिन हायर एल्टीट्यूड्स पे टंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ नहीं पाए जाते हैं, जहाँ पे मॉसेज एंड लाइकेंस पाए जाते हैं। हायर एल्टीट्यूड पे साउदर्न जो माउंटेन फॉरेस्ट्स हैं जो टेम्परेट जोन को बिलोंग करते हैं इनको शोलाज बोला जाता है, नीलगिरीज में, अन्नामलाई में एंड पलानी हिल्स में। कुछ ट्रीज़ जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मैग्नोलिया, लॉरेल, किंचोना एंड वॉटल। एंड देन लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट की बात करें तो इंडिया जो है वो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट में रिच है। चिलिका लेक जो उड़ीसा में है और क्योलाडियो नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है एज वाटरफॉल हैबिटेट्स अंडर द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राइट। सो विद दिस वी आर डन विद आवर टॉपिक। एंड यहाँ पे मैप भी आप देख सकते हो, ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन राजस्थान वाले रीजन में, एल्पाइन एंड सब एल्पाइन हिमालयाज़ में, हिमालयन ड्राई टेम्परेट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल कॉनिफरस, राइट। सो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस। सो विद दिस हमारा जो वन शॉट था ये फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता है। एंड सो या वी आर डन विद इट। So okay, fine. Next, we'll meet soon with some other topic. So with this, I'm signing off. Thank you all. Okay.